ये हमारा अध्याय नंबर 1 है। और आप इसमें देखेंगे कि एक क्लास 6 की जो समझ होती है ना, उसके हिसाब से आपकी एनसीईआरटी बनाई गई है। और हम इसमें सौरमंडल में जो पृथ्वी दिखाई गई है ना, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, और ये उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में आप एक अपना कॉपी पेन जब निकालेंगे, आप उन पर लिखेंगे, तो आप एक एक लाइन में अपना लिखते चलिए। और आप एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, एक ही पेज में बन जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा फैला के नहीं लिखना, तो आपको रिवीजन भी करना है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल से करेंगे, समझेंगे। हमने आपको बता दिया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी एग्जाम में। एक तरह से ये आपके नींव का काम करती है। देखिए, इसमें आपको सूर्य दिखाया गया है, ये है ना। और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर कर रहे हैं, सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखिए, अब इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, के बाद दूरी पर ग्रह कौन सा है, और सबसे पर ग्रह कौन सा है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक है, वो जल्दी चक्कर लगा लेगा सूर्य का, और वो ग्रह गर्म भी होगा। और लेकिन जो ग्रह सूर्य से दूर है ना, सबसे दूर, तो वो उतनी ही दूर की देरी में सूर्य की परिक्रमा करेगा, और वो ग्रह ठंडा भी उस हिसाब से होगा। तो हम इन्हीं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और पढ़ते हैं हम। देखिए, आप एक कल्पना कीजिए, आप छत पे लेटे हैं या कहीं घूम रहे हैं, सूर्य अस्त का समय हो रहा है, सूर्य अस्त होने वाला है। तो जब आपकी नजर जब आकाश की तरफ जाएगी, आप देखेंगे कि सूर्य अस्त होने के बाद आपको आसमान में एक दो बिंदु दिखेंगे चमकते हुए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, तो क्या होगा, आप आकाश में अधिक अधिक से अधिक बिंदु को देखेंगे चमकते हुए। वो क्या है, और वो आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे वो हीरे चमक रहे हैं या हीरे जड़े हुए हैं। लेकिन कुछ की टिमटिमाहट ज्यादा होगी, कुछ की टिमटिमाहट कम होगी। कुछ तो उसमें जो बिंदु है, आपको उस तरह दिखेंगे कि जैसे कि उसकी रोशनी चंद्रमा जैसी हो। हम उन्हीं को बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, वही बात इन्होंने इसमें बताई है। तो हम करते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। हमने क्या कहा, आप थोड़ा निवेदन कीजिए, विचार कीजिए। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, मतलब उनकी संख्या इतनी हो जाती है कि आप उनको गिन ही नहीं सकते। यदि आप गिनने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको लगेगा मैं इसको गिन रहा हूं, तो वो गायब हो गया, तो आप उनको नहीं गिन सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो आकाश आप देखोगे ना, वो पूरा आकाश जो छोटी छोटी जो चमकती हुई जो वस्तु आपको देखती है ना, उससे भर जाएगा वो। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, जैसे कुछ तो आपको चमकेंगे, कुछ तो आपको धुंधले दिखेंगे। हाँ, ये लग रहा है इसमें धुंध उड़ रही है, धुंध सा दिखता है ना, कि देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है, वो आपको देखेंगे। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। भाई, चम चमचमाहट हो रही है ना। तो क्या होगा, आपको ये महसूस होगा कि इसमें हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। मैंने आपको बताया अभी कि आप जो तारे जो टिमटिमा रहे हैं आकाश में, जब आप उनको देखेंगे कि कुछ तारे अधिक टिमटिमाते हैं, कुछ कम टिमटिमाते हैं। कुछ तारे बड़े होते हैं, कुछ आपको छोटे दिखते हैं। कुछ तारों का रोशनी इतनी इतनी होती है कि वो आपको चंद्रमा जैसी रोशनी दिखती है। तो ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान भी चमकते हैं कुछ तारे। इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को ही देखते हैं। जो आकाश में आपको जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो चमकीली वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, आप उनके साथ चंद्रमा को तो देखते हैं। अब इन्होंने आपके चंद्रमा को भी इसमें बताया है
तो चंद्रमा को देखते हैं, ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग अलग स्थिति में आपको ये दिखाई पड़ता है। ये चंद्रमा है ना, अलग अलग समय में अलग अलग आकार का होगा। कभी आपको कटा हुआ दिखेगा आधा, कभी आपको पूरा दिखेगा, कभी आपको दिखेगा ही नहीं। ये स्थिति होती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब आप एक पूरे चंद्रमा का जो आकार है, वो आप उसको 1 महीने में केवल एक बार ही देख पाएंगे। यह जो जिस दिन को वो आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा ना, वो रात जो होगी, क्या होगी वो? पूर्णिमा होगी वो। तो वो रात किस कौन सी होगी? पूर्णिमा वाली रात होगी। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। मतलब 15 दिन बाद क्या हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा। अंधेरी रात बोलते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि क्या होगी? अमावस्या होगी। दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखेगा, वो तो रात जो बनेगी वो होगी अमावस्या रात। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है ना, जब चंद्रमा भी नहीं है, तब जो आसमान आपको दिखेगा साफ, आप आसमान का अवलोकन और अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर तो आपको तारे ही तारे दिखेंगे, टिमटिमाती हुई चीजें दिखेंगी आपको। फिर आपको उन चीजों को और आसानी से और अच्छी तरह से साफ तरीके से देख सकते हैं। आप उनको अवलोकन कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? किस बात पर? कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्या आपने कभी सोचा है? आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमको जो रात में चंद्रमा दिखाई देता है, या जो तारे हमें जो टिमटिमाती चीजें हमें दिखाई देती हैं, क्या वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? इस बात पर आपने कभी विचार किया है? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। दिन में सूर्य का प्रकाश काफी तेज होता है, और सूर्य के प्रकाश के काफी तेज होने की वजह से जो भी रात में जो भी चीज हमको चमकती हुई दिखाई देती है, वो हमें नहीं दिखाई देती। दिन में सूर्य का प्रकाश उनसे कई गुना अधिक प्रकाशवान होता है, इस वजह से। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो क्या कहलाती है? खगोल पिंड कहलाती हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, अपने नोट जो बना रहे हैं ना, उस पर आप लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा, आप लोग अपने पास एक कॉपी पेन रखेंगे, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट शब्द लगे, तो आप लिख लीजिए। क्योंकि ये बुक है, इसमें बुक की तरह बताया गया है, लेकिन आप जो पढ़ते जा रहे हो, जो समझ विकसित करते जा रहे हो, उस हिसाब से आप खगोलीय पिंड को आप लिख करके थोड़े इसके आगे 2-4 शब्द लिख लीजिए, तो रात के समय चमकते हैं। जिसमें सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो आपको खगोलीय पिंड की एक परिभाषा मालूम पड़ेगी। आपको कोई पूछ ले कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो आपने पढ़ा है, समझा है, तो आप उसे बता देंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। खगोलीय पिंड होते हैं ना, उनका आकार बड़ा होगा और वो गर्म होंगे। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोल पिंड गैसों से बने होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा होता है और अपना प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किसको? उस प्रकाश को, उस ऊष्मा को। के पास पहले से है, बड़ी मात्रा में, को वो निकालते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंड है, इनको क्या कहते हैं? वो तारा कहते हैं। जो अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, अपना प्रकाश देते हैं, उनको तारा कहते हैं। और ये है ना, ये खगोलीय पिंड है, इनको क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। अभी सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो वो तो हमेशा प्रकाशवान होता रहता है ना। अब वो रात में आपको दिखाई नहीं देता, तो वो आपकी पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है, घूर्णन गति होती है, उस वजह से चेंजेस होते हैं। वो तो इस वजह से नहीं दिखाई देता। लेकिन वो तो प्रकाशमान है ना, वो तो तारा है। सूर्य वो प्रकाश दे रहा है, इसीलिए इसको एक खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखा गया। अपने पास ऊष्मा है, जिसकी जिसका अपने पास ऊर्जा है, तो निरंतर क्या करता है? निकालता रहता है, उत्सर्जित करता रहता है।
ये भी एक खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ गया। आप इससे डाउट में मत पड़ जाना कि खगोलीय पिंड क्या सूर्य है, क्या है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जो हमको जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो तारे सूर्य के समान ही हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन वो हमसे इतनी अधिक दूरी पर हैं कि वो हमको छोटे दिखाई देते हैं, और उनकी जो ऊष्मा होती है, जो प्रकाश होता है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते। सूर्य हमारे नजदीक है, इसलिए उसकी ऊष्मा भी आती है, प्रकाश भी हमारे पास आता है। तो वो तारों की समानता सूर्य से की गई है। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, हमने आपको बता दिया इसको। देखिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि अगर हम किसी वस्तु को दूर से देखें ना, तो वस्तु हमको छोटी दिखाई देती है। जैसे अगर आसमान में हवाई जहाज अगर उड़ रहा होगा, तो आप उसको देखेंगे ऊपर की तरफ, तो वो आपको छोटा दिखाई देगा। आप थोड़ा विचार करते चलिए, सोचते चलिए, कल्पना कीजिए। आपको ज्योग्राफी रटना नहीं है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी बिल्कुल रटना नहीं है। बस समझते चलिए, आप उसको इमेजिन करते चलिए। कॉन्सेप्ट आपके अपने आप क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब जब हम रात्रि को आसमान की तरफ देखते हैं, तो तारों के छोटे छोटे समूह आपको दिखाई देते होंगे। वो समूह एक नहीं, समूह कई कई समूह होते हैं। आपने उनको देखा होगा, शायद वो आपको अभी भी दिख रहे होंगे। अगर आसमान साफ होगा तो आप देख सकते हैं। तो नक्षत्र मंडल को रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को आप देख सकते हैं कि समूह की जो तारों के समूह है, वो कौन सी आकृति बना रहे हैं, किस तरह की आकृति बना रहे हैं। और जो तारों के समूह द्वारा जो आकृति बनाई जाती है ना, उस आकृति को उन्होंने या नक्षत्र मंडल कहा है। आप इसे नोट कर लीजिए। तारों के समूह द्वारा अब कई समूह मिलकर के जो आकृति बनाते हैं, उस आकृति को बनाने की क्रिया को क्या कहा गया, यहाँ पे नक्षत्र मंडल कहा गया है। अब अर्सा मेजर या बिग बियर, देखिए शब्द, इसको नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? एक नक्षत्र नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये, इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आर्स मेजर और बिग बियर को, आर्स मेजर को उन्होंने ही बिग बियर कहा है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे, है ना। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, हम स्मॉल बियर बोलेंगे या सप्तऋषि बोलेंगे। सप्तऋषि का मतलब ये होता है, सप्त माने सात, ऋषि माने संत, सात संत, सात संत संज्ञा दी गई है, इसीलिए हम इनको सप्तऋषि बोलते हैं। तो हम इसको स्मॉल बियर भी बोल सकते हैं, सप्तऋषि भी बोल सकते हैं। यह सात तारों का क्या है, समूह है। स्मॉल बियर, सप्तऋषि क्या है, सात तारों का समूह है। क्योंकि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जो एक बहुत बड़ा जो नक्षत्र मंडल है ना, कौन सा, अर्सा मेजर, उसका ये भाग है स्मॉल बियर। सप्तऋषि, सात तारों का समूह। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि इतना जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं रहा, एक एक चीज को ठहर ठहर के पढ़ा रहा हूँ, समझ समझ के पढ़ा रहा हूँ, समझा कर पढ़ा रहा हूँ। तो नक्षत्र मंडल जो अर्सा मेजर है, उसका भाग है सप्तऋषि, स्मॉल बियर। आप इसे देखेंगे कि इसमें आप चित्र में इसमें दिखाया गया, आप देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है ना। अब इस चित्र को समझने से पहले हम इसको बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, हम इसे आसानी से समझेंगे। तो हम तारे गिनेंगे, देखिए, दो दो चार, दो छह, सात, सप्तऋषियों का तारा हो गया ये, कुलबीर हो गया ये।
तो हमने देख लिया आपके चित्र के माध्यम से। आगे हम इसको देखते थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से, ये छोटे बच्चों के लिए है ना, यदि आपको लग रहा हो तो आप भी कर सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप खुद जानते हो, आप देख सकते हैं ना? नहीं तो आप छोटे छोटे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं छात्र, जो क्लास 6 के अगर वो से देख रहे हैं, तो अपने बड़े को बोलिए, वो आपको दिखाएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में इस दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में जो प्राचीन समय में जब हमें दिशाओं की नॉलेज नहीं थी, तो हमारे पास चिंत्र नहीं थे दिशाओं को बताने वाले। आज तो हमें मालूम पड़ जाता है, मैप वगैरह लगा है, कहीं पूर्व इस दिशा में, पश्चिम इस दिशा में, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, अभी तो मालूम पड़ जाता है। देखो उस समय की बात हो रही है, प्राचीन भारत की बात है, प्राचीन समय की बात हो रही है। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। और अगर आज भी अगर हम कहीं फंस जाते हैं, तो अगर हमको पता है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है और इसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, अगर हमारे पास किसी जंगल में फंस जाते हैं या कहीं फंस जाते हैं हम, हमारे पास कोई दिक सूचक यंत्र नहीं है ही नहीं है, मैं आपको बताने के लिए, तो हमें वहां से निकलना है। अब हमें पता है कि हमें किसी ने हमको बता दिया, हमारे पास कुछ लिखा हुआ है कि हमें पूर्व दिशा में जाना है, और आपको केवल पता है कि उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा है, और उसको आप जानते हैं कि आप वहां से निकल सकते हैं। तो उस समय दिशा का ज्ञान करने के लिए इस तारे का यूज होता था। तो उत्तर दिशा को बताता है, इसे बोलते हैं क्या, ध्रुव तारा। तो आप ध्रुव तारा के बारे में जान गए, है ना? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ध्रुव तारा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब ध्रुव तारे की स्थिति को कैसे जानेंगे? सप्तऋषि तारे हैं, तारों का समूह है, उसकी सहायता से जान सकते हैं। देखिए चित्र, जब आप इसमें अभी दिखाएंगे आपको, है ना, इस चित्र में, तो आप देखेंगे कि ये सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित इंगित करता है। देखिए, तो हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं, चित्र दिया गया उसको देख लेते हैं। मैप तो खैर अभी यहाँ यूज नहीं हो रहा। देखिए, ये सप्तऋषि तारे हैं, ये, है ना। अब इन्हीं की जो तारे हैं, इनकी जो रेखा को सांकेतिक आपस में मिला दिया जाए ना इनको, और इस रेखा को आगे और बढ़ा दिया जाए। ऊपर जो आपको तारा दिखाई दे रहा है ना, ये तारा, ये ध्रुव तारा है। जो रेखा को साथ में मिलाते हुए आगे हमने इसको और आगे बढ़ा दिया, जो हमारी जो रेखा पहुंची जाता है कि ये कहाँ पर है, ध्रुव तारे पे पहुंच गई। ये जो तारे हमारे सप्तऋषि के तारे हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। और ये जो तारे हैं ना, ये संकेतक तारे हैं। इसी के माध्यम से हमने देखा, ये जो तारा है ना, ये ध्रुव तारा है। और अगर हमें उत्तर दिशा जानने के पश्चात अब पूर्व दिशा पता कर सकते हैं। जैसे उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ देखा, तो इन्हें मालूम पड़ गया हम उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा जो सीधा हाथ होगा इस तरफ का, ये राइट साइड वाला, ये पूर्व दिशा में होगा। और लेफ्ट साइड वाला जो हमारा ये वाला हाथ होगा, ये पश्चिम दिशा को इंगित करेगा। तो दिशाओं की जानकारी ये इस तरह से करते थे ये लोग। आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, अब खगोलीय पिंड क्या होता है हमने आपको बता दिया, अपना नोट भी कर लिया होगा। तो उनमें कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। सारे खगोलीय पिंडों में प्रकाश थोड़ी नहीं होता, तो होता है कुछ में नहीं। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है।
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे किससे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिनके पास ना तो अपनी ऊष्मा है और ना ही अपना प्रकाश। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह के बारे में आपको मालूम पड़ गया, आप इसे लिख सकते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा के ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, ये प्लेनेट शब्द, समझ सकते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। प्लेनेटाई है ना, प्लेनेट। प्लेनेट ग्रह को बोलते हैं, और ये ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से, यानी ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से ये शब्द बना है। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले या परिक्रमा करने वाले। पृथ्वी जिस पर हम, जो पृथ्वी अब देखेंगे, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पर हम रह रहे हैं, अब अपनी पृथ्वी वाले छोड़ डाल लीजिए थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप चीजों को थोड़ा इमेजिन करिए, सोचिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी को से जाते हैं ना, सबसे सरल विषय तो यही होता है, एक बार समझ में आ जाए बस। अब हम थोड़ा अपनी पृथ्वी देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं पृथ्वी पर, ये क्या है? ये एक ग्रह है। पर हम लोग, आप लोग, सब लोग जो भी काम हो रहे हैं पृथ्वी पर हो रहे हैं, ये क्या है? ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा ये कहां से प्राप्त करती है? उससे प्राप्त करती है। तो जो भी ऊष्मा मिलती है, जो भी इसको प्रकाश मिलता है, वो कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य। और सूर्य से ही अपना ये प्रकाश पाती है, वह पाती है, ऊर्जा पाती है पृथ्वी। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम इस पृथ्वी को चंद्रमा पर जाकर के देखेंगे, जैसे हमको चंद्रमा अपनी पृथ्वी से दिखाई देता है, वैसे ही चंद्रमा से पृथ्वी आपको दिखाई देगी। इन्होंने इसमें बता दिया। इससे पहले हम थोड़ा, एक ये कार्यकलाप इसमें दिया गया है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपको बता रहे हैं, ये बच्चों वाले काम है, पर ये है प्रैक्टिकल। आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके आप घर में देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक सादा कागज लीजिए, सादा कागज आप ले लेंगे, और एक आप ले लेंगे टॉर्च, और एक आपको चाहिए एक पेन जो उस कागज में छेद कर सके। तो कागज, सादा कागज लेंगे आप उसको, और कागज में आप उसको टॉर्च को रखेंगे, उसको गोल करेंगे, और जो उस राउंड में आप छोटे छोटे छेद कर लीजिए। और फिर वही जो आपने छेद किए, वो हिस्सा टॉर्च से, जो कांच है ना, टॉर्च जिससे प्रकाश निकलता है, उससे सटा होना चाहिए, और उसको रबड़ से बांध देना चाहिए, और स्विच ऐसा हो, मूवेबल हो। फिर आप उस टॉर्च को लेकर के आप एक कमरे में जाएंगे, सादा दीवार देखेंगे, और कमरे में अंधेरा होना चाहिए, है ना, लेकिन उसमें प्रकाश होना चाहिए। लेकिन जब जब प्रैक्टिकल करो ना, तो आप उसको पहले अंधेरा कर देंगे, और फिर जैसे ही आप टॉर्च जलाएंगे, तो आप दीवार पे देखेंगे, उस दीवार पे, सादा दीवार पे देखेंगे कि आपको छोटे 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 चमकते हुए कुछ दिखाई देंगे। प्रकाश दिखेगा ना टुकड़ों, मतलब उसमें बिंदु के रूप में। और जैसे ही आप लाइट को जलाएंगे, टॉर्च नहीं बंद करनी आपको, जैसे आप लाइट को जलाएंगे, क्या होगा? वो जो आपको दीवार पर दिख रहे थे ना, छोटे छोटे चमकदार चमकते हुए बिंदु, वो दिखाई नहीं देंगे। तो जो आपको, जो दीवार पर चमकते हुए बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, वो तारों का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे तारे, रात में दिखाई देते हैं। और जैसे आपने लाइट जला दी, वो सूर्य का काम कर रहा है। जैसे सूर्य का उजाला हुआ, तो उनकी जो तारे जो दिखाई दे रहे थे ना, वो बंद दिखाना हो गए। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने इसमें बता दिया है ना।
आप उसके चाहो तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको उसको समझा दिया। कोई बात लिखी है और कुछ नहीं लिखा इसमें। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ज्योग्राफी अच्छी लगेगी, आप लोगों के लिए विशेष पढ़ाया गया। अगर यदि हम चाहते, यदि संस्थान नंदनी आईएएस अगर चाहता तो इसके छोटे छोटे नोट्स बना करके इसमें लगा देते और वहां से खत्म कर देते, लेकिन फिर वो पढ़ने में वो नहीं आता, मतलब खत्म तो जल्दी हो जाता, लेकिन आपकी जो नींव है ना वो मजबूत नहीं हो पाती। इसीलिए आपको नींव को मजबूत करने के लिए आपको समय से पहले सारी चीज करा दी जाएगी, और आपकी एग्जाम ऐसे निकलेगी, आप खुश होकर के आओगे यदि आप पढ़ते जाते हो तो, यदि आप हमको गाइड करते जाते हो तो। लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कुछ रोचक तथ्य। अब रोचक तथ्य ये है कि आप बृहस्पति देखेंगे। बृहस्पति मतलब ग्रह का नाम है, दिन नहीं। आप समझने लोगों को दिन की, सर दिन की बात कर रहे हैं, दिन नहीं बता रहा मैं, ये बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। शनि देखेंगे और यूरेनस देखेंगे, कि ग्रह के नाम है कौन, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि चारों छल्ले हैं। तो आपको एक नोट बनाकर लिख लेना चाहिए कि जिनके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं ना, उन ग्रहों के नाम क्या है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आपको ज्यादा नहीं भरना, आपको ज्यादा चीज नहीं लिखनी, बस पॉइंट लिखिए ना। और तो हमारे साथ रही हो, समझ रहे हो। फिर आपको चाहिए रिवीजन, आपको रिवीजन में भी चाहिए, इसके लिए आप इसे देख सकते हैं अपने नोट्स को, और चाहो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा से। तो ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। असंख्य छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, पिंड होते हैं ना, पट्टियां बनी होती हैं। ये छल्ले की बात हो रही है ना, छल्ले क्या है, पट्टी है वो। असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो पट्टियां छल्ले कह जाती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से आप देख सकते हैं। छल्लों को यदि आपके पास शक्तिशाली दूरबीन अगर होती है ना, तो आप उनसे छल्लों को देख सकते हैं, है ना। तो मुझे पता है नहीं होगी, लेकिन फिर भी सकते हैं बातों को, है ना। अब थोड़ा हम अपने इस सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। सौर मंडल के बारे में देखिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये ऐसा ही है। यदि आपके पास बुक हो, आप बुक खोल लीजिए, बुक में आप देख सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा घुमा थोड़ी नहीं सकता, रहेगा। तो आप इसको थोड़ा मैनेज करिए। देखिए, ये आपका सूर्य है, क्या ये सूर्य है आपका। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है कौन सा, बुध। ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये आपका बुध है। अब ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, का नाम बुध है, तो भाई साहब ये चक्कर भी जल्दी लगाएगा और ग्रहों की अपेक्षा। और जब ये सूर्य ग्रह के नजदीक है, ये गर्म भी होगा, तो फिर यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं होगा। कौन रहेगा इतनी गर्मी में, अब बताओ। तो इन्होंने इसमें बताया है, देखिए, ये बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में कर लेता है भाई साहब। 28 दिन में घूम के आ जाता है उसी जगह पर। और जो पृथ्वी अपने परिक्रमा के जो घूर्णन करती है ना, अपने इस अक्ष पर घूमती है, 324, नहीं बोलेंगे उसे हम, 24 घंटे वाला बोलेंगे उसे। 24 घंटे में जो अपने उस पर घूम के दिन रात करती है ना, इसकी घूर्णन अपने अक्ष पर। तो पृथ्वी का तो होता है 24 घंटे का एक दिन, एक दिन में घूम लेगी, 24 घंटे घूम लेगी तो एक दिन बन जाएगा। लेकिन इनका एक दिन होता है कितने दिन का, 59 दिन का। ये 59 दिन में घूम, 59 दिन में ये घूर्णन कर पाते हैं। तो 59 दिन के बराबर एक दिन होता है इनका, समझिए। पर इसमें जीवन संभव ही नहीं है, तो हम इसके बारे में हमने इतनी जानकारी ले ली। अब आता है हमारा शुक्र। पृथ्वी सूर्य से पहले नजदीक ग्रह कौन हो गया, हमारा बुध हो गया। अब बुध के बाद कौन सा आएगा, शुक्र आएगा। बुध के बाद शुक्र।
अब शुक्र से बुध से थोड़ा दूर है, इसकी परिक्रमा करेगा सूर्य की परिक्रमा करेगा। देखो ये परिक्रमा कर रहा है, ये दिखाया गया इसमें। तो इस शुक्र से चार और एक परिक्रमा कितने दिन करता है ये? 255 दिन में ये घूम पाता है सूर्य के चारों तरफ। 255 दिन में, समझ सकते हैं। और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में कर पाता है। कौन? शुक्र। तो देखेंगे इसमें उन्होंने लिख दिया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है, मैंने लिख दिया। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आती है अपनी पृथ्वी, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग रह रहे पृथ्वी की बात आती है। इसमें भी आपको पृथ्वी नीली दिखाई गई है, वो नीली है, नीली दिखती है पृथ्वी। अब पृथ्वी को थोड़ा देख लेते हैं कि एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन का समय लेती है भाई साहब। तो 65 दिन में घूमेगी, और एक अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटे में, यानी 24 घंटे, यानी बोलेंगे तो एक दिन। एक दिन, एक दिन में घूम लेती है। जो दिन रात होते हैं ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से होते हैं। तो हमने बुध को देख लिया, शुक्र को देख लिया, पृथ्वी को देख लिया, और हमारा जीवन है। अब इनके बारे में हम, पृथ्वी के बारे में, इनके बारे में हम और अधिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन आपके जो इसमें समझाया गया है ना, उसको हम थोड़ा बता रहे हैं। अब पृथ्वी के बाद आता है हमारा मंगल ग्रह, जब मार्स बोलते हैं। मंगल ग्रह देखने में आपको ये लाल दिख रहा है ना? तो इस सूर्य की ये परिक्रमा चारों तरफ कितने दिन में करता है? 687 दिन में। 687 दिन में ये सूर्य की एक चक्कर लगा के आता है, उसी स्थान पर वापस आ जाता है। और ये जो सूर्य का चक्कर लगा के एक दिन में वापस, तो 687 दिन में वापस लौट के आ पाता है। लेकिन ये जो अपने अक्ष पर जो घूमता है ना, परिक्रम घूर्णन करता है ना, जो वहां की दिन रात होती है ना, उसका समय पृथ्वी के समान है, यानी एक दिन। एक दिन में घूम जाता है अपने अक्ष पर ये। ठीक है, ये हो गया। अब आती है हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टिका, जो आपको ये दिख रही है ना, ये आपको उसमें छोटे छोटे सफेद सफेद पिंड से दिख रहे हैं आपको ये आप देखेंगे। दोबारा फिर खींच रहा हूँ उसको, ये आपको दिख रही है। ये जो दिख रही है आपको, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो आपको मिलती है, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मिलती है। इसके बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो पट्टी बनी हुई है ना, छोटे छोटे इसमें तारे से दिख रहे हैं आपको, छोटे पिंड से दिख रहे हैं, असंख्य पिंड है जिनको गिन नहीं सकते। जो पट्टी बनी हुई है ना, ये किसके? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सच बता रहा हूँ मैं। तो हमने देखो, अब जो सूर्य के पास के जो ग्रह है, एक बुध हो गया हमारा, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गई, ये चार ग्रह हो गए। और जो हमारे शुद्ध ग्रह पट्टी से पहले पड़ रहे हैं, सूर्य के पास पहले पड़ रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो ग्रह है ना, ये हमारे कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं ये हमारे, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं।
कैसे ग्रह? आंतरिक ग्रह। और ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि हमारे आंतरिक ग्रह कौन से हैं। वो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और ये हमारे जो आंतरिक ग्रह हैं किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। ये चट्टानों से निर्मित है। अब हम एस्ट्रोनॉट बेल्ट के बाद यानी कि शुद्ध ग्रह पट्टी के बाद के जो ग्रह देखेंगे उनको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अब ये रही हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी। इससे पहले ग्रह हमने देख लिए, उनको क्या बोलते हैं हमने वो आपको बता दिया। अब आती है हमारी बृहस्पति। मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी पड़ी, उसके बाद हमारा क्या आता है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति आपको दिख रहा होगा। और इन्होंने बृहस्पति के बारे में लिखा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने में, यानी कि लगभग 12 साल में एक परिक्रमा करती है ये सूर्य का। ये जो ग्रह है ना बृहस्पति ग्रह, सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर लगभग 12 साल में कर पाता है। लगभग, मैं यहाँ लगभग लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको साफ ही कर देता हूँ ना, दोबारा लिखता हूँ। देखिए, लगभग 12 साल में एक चक्कर लगा पाता है ये बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर। और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि लगभग 10 घंटे में 10 घंटे समय लेता है। 10 घंटे का इनका एक दिन होता है घूर्णन। हाँ? इनका 10 घंटे का घूर्णन हो जाता है। अब हमने बृहस्पति को देख लिया। अब हम देखते हैं अपने शनि ग्रह को। शनि ग्रह को, शनि ग्रह में उन्होंने लिखा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में करवाता है। साल 5 महीने, लगभग 29 साल ही लिख दे रहे हैं, है? लगभग। 29 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा पाएगा। जब हमारी उम्र हो जाती है 28 29 साल की, जब हम तैयारी में लगे होते हैं, उतने समय में ये एक सूर्य का चक्कर लगा पाता है आपका ये शनि ग्रह। और इसका जो एक दिन की जो गति है ना, घूर्णन की गति, वो कितनी है? इसकी घूर्णन की गति 10 घंटे 40 मिनट, यानी कि 30 से अधिक। 10 घंटे 40 मिनट, यानी कि 10 घंटे 40 मिनट, मतलब आप मान लेंगे 11 घंटे का समय घूर्णन इसका होगा लगभग 11 घंटे शनि का, है ना। और इस पर चंद्रमा कितने होंगे? चंद्रमा इस पर होंगे 30 से अधिक। 30 से अधिक इसमें चंद्रमा होंगे शनि के। और बृहस्पति के पास जो चंद्रमाओं की संख्या है ना, वो कितनी है? 16। 16 चंद्रमा बृहस्पति के पास हैं। और हमने इसको आपको बता दिया है कि पृथ्वी के पास तो अपना एक ही चंद्रमा है जो आपको दिखाई देता है ना। और मंगल के पास 2 चंद्रमा है। जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं। आप नहीं देख पाते लेकिन है उसके। तो हमने इसको देख लिया। तो पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है ना, पृथ्वी के पास। और मंगल के पास 2 चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 16 चंद्रमा है।
और शनि के पास 30 से अधिक चंद्रमा है ना। अब इससे हम देखते हैं आपके यूरेनस को। यूरेनस है ना, इसको देखते हैं। यूरेनस ग्रह, तो ये फिर शनि ग्रह के बाद और नेपच्यून ग्रह के बीच में है। ये हमारा नेपच्यून ग्रह है, ये वाला, है ना। और ये हमारा शनि ग्रह है। तो इस शनि ग्रह और नेपच्यून ग्रह के बीच में कौन सा है? यूरेनस है। तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 84 साल में भाई साहब कर पाता है। ये परिक्रमा सूर्य के चारों ओर कितने में? 84 साल में। मतलब एक व्यक्ति की जो उम्र हो जाती है ना, जन्म लेने के बाद जब बुढ़ापा आ जाता है, उम्र जब 80 प्लस पहुंचती है, 84 के आसपास, जब उसकी जीवन से लेके मरने तक की अवस्था जाती है, उतने दिनों में ये एक चक्कर लगा पाता है यूरेनस सूर्य का। देखेंगे इसे। और 17 घंटे की इसकी परिक्रमा होती है। घूर्णन, घूर्णन कितने का होता है? परिक्रमा होगी इसकी 84 साल की, 84 की साल की। 17 घंटे का इसका होता है घूर्णन, है ना। 17 घंटे का घूर्णन हो गया। अब देखेंगे। और इसके जो चंद्रमा होते हैं ना यूरेनस के, वो लगभग 17 चंद्रमा होते हैं, लगभग लगभग में, है ना। लगभग चंद्रमा कितने होंगे? 17 इसके यूरेनस के। और सबसे जो अंतिम ग्रह बचा ना, इसका नाम क्या है? नेपच्यून। ये सबसे अंतिम ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे अंतिम ग्रह है, सबसे आखिरी ग्रह। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला ग्रह बुध, और सबसे अंतिम ग्रह है हमारा नेपच्यून। अब नेपच्यून ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 1 से 64 साल में परिक्रमा लगा पाता है ये। में 1 से 64 साल। मतलब आदमी आज के जमाने में 100 साल तो मुश्किल ही कोई जी पा रहा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल मान लीजिए। अगर आदमी 80 साल या 82 साल तक जी पाता है ना, उसका आदमी का एक बार जन्म लेने के बाद फिर इतने ही समय के लिए दूसरी बार जन्म हो जाना, फिर जन्म का भी कार्यकाल पूरा हो जाना, उतने दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा पाता है, ये आपका नेपच्यून। और इसकी जो परिक्रमा, जो उसकी घूर्णन की गति होती है ना, घूर्णन की गति, घूर्णन, वो 16 घंटे 7 मिनट, यानी कि हम 16 घंटे ही मानेंगे, 16 घंटे लगभग, है ना, लगभग। और चंद्रमा की संख्या इसकी होगी कितनी? 8। चंद्रमा इसमें 8 होंगे। तो ये उन्होंने इसका नेपच्यून को बता दिया, है ना। देखेंगे। तो ये हमने अपने ग्रहों के बारे में जान लिया। अब मैं आपको थोड़ा याद करने की थोड़ी ट्रिक है ना ग्रहों की, उसको थोड़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी एग्जाम में ग्रहों का क्रम पूछा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बाद क्या आता है? शुद्ध ग्रह पट्टी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो दिया गया होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए, मैं आपको थोड़ा, आप अपने हाथ देखिए, आप अपने जैसे हाथ कीजिए। ये हमारे जो अंगूठे होंगे ना, ये अंगूठे दोनों, इसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी मान लेते हैं दोनों को। तो गिनना नहीं है ग्रहों में।
ये दोनों अंगूठे जो दोनों हमारे होंगे, ये ग्रहपट्टी इसको मान लेते हैं। मान लीजिए आपने मान लिया होगा। आप अपने हाथ ऐसे कीजिए, देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये हमारी रही शुद्ध ग्रहपट्टी, हमने ऐसे ऐसे कर लिया। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ऐसे याद करना है आपको। तो ये रहे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस था नेपच्यून का, हमने आपको याद करने का तरीका बता दिया। और फिर आपकी जो अपनी विधि आप उसे उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, उनका क्रम समझ सकते हैं। पहले कौन, बाद में कौन, उसके बाद में फिर कौन, है ना। तो इससे पहले हम थोड़ा जो ये है ना, इसको देख लेते हैं। देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो आपको चंद्रमा दिखाई देता है वो क्या है? एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब पृथ्वी के साथ साथ चलता है। कैसे चलता है साथ साथ? देखिए इसको, ये हम बता दे रहे हैं आपको। हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है ना। थोड़ा मिटा करना पड़ेगा, ये यहाँ मिट रहा है ना। यहाँ बता रहा हूँ, है ना, इस जगह पे देखिए। सहचर का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा जब घूमता है, उसके साथ साथ चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको सहचर बोलते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, मून। और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है आपके सूर्य का, ऐसे, है ना, ऐसी तो घूमती है। तो ये जो आपका चंद्रमा है, पृथ्वी के साथ साथ यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, और यहां भी होगा, मतलब ये पृथ्वी के साथ ही रहेगा, इसलिए इसको सहचर बोला है पृथ्वी का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारी पृथ्वी का सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी के, वो हमने आपको बता दिया। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। और ये पृथ्वी है ना, उस जैसे 7 अन्य और ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है ना। तो हमने आपको बता दिया इसके बारे में। ये हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। वैसे ग्रहों की संख्या तो 8 है, पृथ्वी उसमें अलग हो गई, है ना। तो 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। हम ग्रहों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हमने आपको ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा बता दिया। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब इससे सौरमंडल को आपको बताने से पहले मैं थोड़ा इसको बताता हूँ कि आप जानते हैं, ये भी चीज थोड़ा देख लेंगे कि पौराणिक रोमन कहानियों, जो पौराणिक जो भी रोमन कहानियां है ना, उनमें सोल बोलते हैं सूर्य देवता को। क्या बोलते हैं? सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द है, उसका मतलब क्या बताया है? सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ना इजी लग रहा है पढ़ने में ज्योग्राफी, सच बता रहा हूँ। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को आप लिखेंगे, ये आपके लिए बता दिया, है ना। अब देखिए, शब्द की उत्पत्ति देखेंगे। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। शब्दों का प्रयोग हम एक भाषा में करते हैं, लेकिन वो लिए गए होते हैं दूसरी भाषाओं से, है ना। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं ना, क्या है? ये भाई साहब अंग्रेजी शब्द है। लिया कहाँ से गया है?
ये सब ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मतलब क्या बताया, पृथ्वी का विवरण। लिया कहां से गया है, ग्रीक भाषा से। शब्द किसका है, अंग्रेजी का। अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। देखिए, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया। जी शब्द का मतलब पृथ्वी एवं ग्राफिया, है ना। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द का अर्थ है इसमें लिखना, है ना। तो आइए पृथ्वी के संबंध में थोड़ा और अधिक जान लेते हैं। जैसे ये उन्होंने बता दिया कि जियो है, लॉजी पृथ्वी का अध्ययन हो गया, बैटरी पृथ्वी का माप। आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं, हाँ? आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं इन चीजों को। डायग्राम बना लीजिए, लिख सकते हैं इसे। जियो, लॉजी पृथ्वी का अध्ययन हो गया, बैटरी पृथ्वी का मापन हो गया, तो मापन भी तो करते हैं। पॉइंट पृथ्वी के आकार के अनुरूप, उन्होंने का मतलब बता दिया। देखिए, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। मतलब हर कोई मोहित हुआ है भैया। आप भी मोहित होते होंगे कभी कभी आसमान को देख कर, कहते हो कितना अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो आपको, जब मैं एक बार छत पे लेटा था ना, शाम के टाइम 8 9 10 बज रहे होंगे, 8 9, हाँ 8 9 का टाइम होगा। तो उसकी जो तारे बहुत होते हैं ना, उस आसमान दिखाई देते हैं, तारे बहुत, और छोटे छोटे तारे ऐसे जा रहे थे। ये निकल गया तारा, फिर एक और निकल गया, फिर एक और जैसे आपको टीवी में दिखाते नहीं कि देखो देखो देवता कैसे उड़ रहे हैं, देवता उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना आसमान में, वैसे ही उड़ते उड़ते हुए दिख रहे थे तारे। 7 8 थे लगातार कंटिन्यू, एक पंक्ति में धीरे धीरे जा रहे थे। मैंने कहा देखो तारे आसमान में उड़ रहे हैं। तो वो क्या करता है, मोहित करता है आसमान हमको। तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंडों, और जो खगोलीय पिंड है और उनकी जो गति का जो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन, आर्यभट्ट। इंपोर्टेंट शब्द मिलेगा आपको, देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा गया ये। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आपके एग्जाम मतलब जो भी एग्जाम हो, पीएससी की या और कोई परीक्षा हो या कोई और हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखा है। तो अब हम करते हैं अपना यहाँ से स्टार्ट, सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल हमने वैसे तो आपके चित्र के माध्यम से देख लिया, मैं आपको उसके बारे में बता दिया। अब जो उसमें लिखा है ना, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य सौरमंडल किससे बना है, देखो सौरमंडल में क्या क्या चीजें हैं। आपके सौरमंडल में एक सूर्य हो गया, सूर्य तो है ही, 8 ग्रह हैं, ग्रह भी हैं, उसके अलावा उपग्रह है, उपग्रह के अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि शुद्ध ग्रह हो गया एवं उल्का पिंड, ये मिलकर के आपके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो जो हमने जो आपको दिखाया था ना उसमें चित्र में अभी, ये ये जो आपको दिखाया था ना, सौर मंडल तो है ही पूरा, ये पूरा सोलर सिस्टम है, ये उसी की बात कर रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं। तो ये सारे मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और उसका प्रमुख हो गया, मुखिया हो गया सौर, सूर्य। और 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सारे मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, वो केंद्रीय था, मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, आपका चित्र आप देख लीजिए। सूर्य है ना, ये सूर्य केंद्र में स्थित है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, एक केंद्र का काम कर रहा है ये सूर्य। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, कहाँ है, केंद्र में। ये बहुत बड़ा है, बड़ा है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से ये बना है। सूर्य के पास अत्यधिक गर्म गैसें हैं, उनसे ये बना है।
इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है ना सूर्य का, इस खिंचाव बल के कारण, आकर्षण बल के कारण जो भी सोलर सिस्टम बना हुआ है, और उन्हीं के अनुसार ये ग्रह क्रम में लगे हुए हैं, और उसी खिंचाव के कारण ये सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, है ना। ग्रहों का अपना अलग होता है, लेकिन इसका खिंचाव ज्यादा है, तो पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है। अब देखेंगे, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य ही एकमात्र स्रोत है अपने सौर मंडल को प्रकाश देने के लिए और ऊर्जा देने के लिए, ऊष्मा देने के लिए, ना। तो लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, लेकिन इसकी जो अत्यधिक जो तेज ऊष्मा है हम उसको महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, क्योंकि हम पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। पृथ्वी का स्थान सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, इसीलिए ये हमको महसूस कम होता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो आप सूर्य से पृथ्वी की दूरी आप नोट करके आप लिख सकते हैं। तो हमने आपको सूर्य के बारे में बता दिया। अब चलते ग्रह के बारे में। ग्रह देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल जो हमने जो आपको दिखाया अभी चित्र में, उसमें ग्रह कितने हैं? 8 हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सबसे पहले आपका बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूर्य तथा नेपच्यून। ग्रहों के नाम बता दिए। मैंने आपको कैसे याद करना है हमने वो ट्रिक भी आपको बता दी। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये शुक्र है, ये बृहस्पति है, शनि है। बस आपको ये पता होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है। सब चीज आपने पढ़ी हुई पहले से, हम आपको सिखा देंगे। और सूर्य की दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का तो आसान तरीका उन्होंने बता दिया है। आप चाहो तो इसे देख सकते हैं, आप चाहो तो इसका शॉट ले सकते हैं, है ना। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया। एक निश्चित पथ होता है ना। वो पथ होता है दीर्घ, बड़ा, बहुत बड़ा पथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, जिसको क्या बोल रहा है इसमें, उन्होंने कक्षा कहा है, जिसमें सूर्य परिक्रमा जो ग्रह लगाता है, तो क्या बोला है? कक्षा बोला है। देखिए, है ना। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, मैंने आपको बता दिया चित्र में, वो सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, है ना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र है, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह मानते हैं। इसको, शुक्र को। और आपके एक बार हम उसको देख लेते हैं, है ना। अब इसको देख लेंगे, है ना। ये वृत्ताकार कक्षा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम दिखा रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, इसको दिख रहा है। ये दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा वाला पथ है, तो हम कक्षा बोलते हैं। ये है ना, ये आपको दिखाएगा, ये ये जो आपको दिखाएगा है ना। तो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, आपने देखा है, पढ़ा होगा कि अभी तक क्या था, एक प्लूटो है ना, ये भी एक ग्रह माना जाता था। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, या अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के माध्यम से, है ना, इसे, जब उसकी बैठक हुई थी ना, उस इस बैठक के माध्यम से अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 यूवी 313 और सिरस, आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हैं, और प्लूटो, ये बौने ग्रह कहे जाते हैं, तो ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया, है ना। ये चीज हमने आपको बता दी। हम थोड़ा जानते हैं पृथ्वी के बारे में। अब आती है हमारी पृथ्वी। देखिए,
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हमने आपको बताया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पहले बुध और शुक्र फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, और आकार में ये पांचवें नंबर पे है ना। तो तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवें सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ये ध्रुव होते हैं ना, ये ध्रुव मैं आपको वहां बता दूं, ये पृथ्वी हमारी ऐसी होती है। ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो पृथ्वी के मध्य भाग से अगर हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चपटा भाग हो रहा है, चपट रहा है ऐसे। तो ये चपटा होने के कारण हम इसको पृथ्वी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं आभा, है ना। ये हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये ध्रुव की तरफ हम जा रहे हैं ना, यहाँ ऊपरी भाग ध्रुवीय होता है और निचला भाग भी ध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते हैं ना हम, तो ये ध्रुवों का क्षेत्र जो होता है वो उस स्थिति पर जाकर पृथ्वी चपटी सी हो जाती है, ये दिखाई गई है ना? तो बोलते क्या, भू आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम भू आप कहते हैं। मतलब भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ये आपको ये बता दिया। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पर जीने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो कहाँ है, पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर आपको पानी मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, खाने के संसाधन मिल जाएंगे। ना तो पृथ्वी अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है, बीच का तापमान है जिससे लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जिस पर अपना तापमान मेंटेन कर सकते हैं, लोग जिंदा रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन है ना। तो ये इस तरह से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है ना। ना देखिए यहाँ पर पानी भी है, मैंने आपको बता दिया, वायु उपस्थित है अधिक, ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पे बीच का मौसम है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी का सबसे ये अद्भुत ग्रह माना गया है सौरमंडल का। किसका, सौरमंडल का पृथ्वी सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की आपको दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी देखते हैं तो किस दिखाई देती है, नीला कलर दिखाई देता है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह किससे ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है। पानी के होने की वजह से अब ऊपर से पृथ्वी हम देखते हैं, अंतरिक्ष से ऊपर से पृथ्वी के ऊपर जब जाते हैं तो वहां से तो नीली दिखाई देती है। हम नहीं जाते, मतलब वैज्ञानिक लोगों को मानना है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है हमने आपको ये बता दिया। अब देखिए चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा है ना। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी है, इसके पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है, एक चौथाई बराबर का व्यास है चंद्रमा का पृथ्वी के व्यास से। पृथ्वी के व्यास में 1/4 को गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उसका चंद्रमा का व्यास निकल आएगा, है ना। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। आप इसलिए इसको इतना बड़ा देख सकते हैं, और खगोलीय पिंड हमसे दूर है इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देते। ये हमको दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे नजदीक है ना। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। दूरी बता दी, आप चाहो तो चंद्रमा की दूरी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ये आपका काम बता दिया, है ना। अब इससे हम थोड़ा ये जान लेते हैं रोचक तथ्य क्या है। आपने नील आर्मस्ट्रांग के बारे में पढ़ा होगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति है जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, है ना। तो मालूम करो कि अभी वर्तमान में कौन कौन चंद्रमा पर गया, ये आपके लिए कम बताया है। तो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में जान गए आप। अब उपग्रह थोड़ा जान लेते हैं और मानव निर्मित निर्मित उपग्रह जान लेते हैं। क्या चीज है देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। कैसा है, खगोलीय पिंड है उपग्रह। अब खगोलीय पिंड क्या होते हैं हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खगोलीय पिंड यानी जो उपग्रह है, ग्रह के चारों चक्कर ऐसे लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वैसे जो हमने आपको अभी बता दिया था पृथ्वी देखो कैसे घूम रही है,
सूर्य के और पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा घूम रहा है, वो हमने आपको बता दिया ऊपर डायग्राम के माध्यम से। तो ये उपग्रह हो गया। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? जो मानव ने बनाए हों, है ना, जो उपग्रह मानव ने बनाए हुए हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड की घटनाओं के बारे में अध्ययन के बारे में जानने के लिए किया जाता हो और संचार व्यवस्था के लिए जानने के लिए किया जाता हो। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। कैसा है? कृत्रिम पिंड मतलब मानव के द्वारा बनाया गया पिंड है ये। कृत्रिम का मतलब ये हो गया, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसे यूज किया जाता है, कृत्रिम पिंड को। इस मानव निर्मित उपग्रह का इसलिए यूज होता है, तुम्हें ब्रह्मांड की जानकारी चाहिए और ब्रह्मांड की जानकारी के साथ साथ हमें अपने संचार माध्यम के लिए इसका यूज किया जाता है, इन उपग्रहों का। जो हम टेलीविजन वगैरह जो देखते हैं, नेट फोन यूज करते हैं या बातचीत जो करते हैं, जो संचार की माध्यम की जो भी प्रक्रिया है, तो उसके लिए हम उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। और इसको उपग्रहों को किसके माध्यम से? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट के अग्रभाग में इनको उपग्रह को रखा और ऊपर उड़ा दिए रॉकेट, और रॉकेट का पिछला हिस्सा अलग हो जाएगा और उपग्रह जाकर के पृथ्वी की कक्षा में जाकर स्थापित हो जाएंगे और वहां से आप आंकड़े प्राप्त करते रहिए उपग्रह के माध्यम से। वही कहा इन्होंने। देखिए, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ये पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, अब अंतरिक्ष में कौन कौन से भारतीय उपग्रह उपस्थित है उनको देख लीजिए। इनसेट है, IRS है ना, IRS है, और एडुसेट, और भी जो वर्तमान है आप उनको देख सकते हैं। हमने क्या कहा, वर्तमान के लिए आप चीजों को ढूंढ सकते हैं। अब इसमें आपको ये दिखाया गया है कि देखो उपग्रह को कैसे भेजा जाता है पृथ्वी की कक्षा में। तो देखो उपग्रह को इसमें उन्होंने यहाँ पर रखा, इस वाली एरिया में, है ना। रॉकेट का प्रक्षेपण किया ना, रॉकेट को दागा, रॉकेट ने उड़ान भरी। रॉकेट जैसे ऊपर उड़ा, रॉकेट का जो हिस्सा है ना पिछले वाला, ये हट गया, वहां से अलग हो गया, अलग होकर के पृथ्वी की तरफ गिर रहा है और ये उपग्रह ये आगे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ऊपर बढ़ करके ये उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर जाता है और इस तरह का फिर दिखने लगता है। फिर ये पृथ्वी कक्षा के साथ साथ ये भी घूमता है ना, पृथ्वी के साथ साथ फिर ये भी घूमता है और वहां से हमें आंकड़े मिलते रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करता है और इतने ही दिन में लगभग ये अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। तो चंद्रमा पर जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी वहां का वातावरण है, जो भी चीजें हैं, वो जीवन जीने लायक नहीं है, वहां पर जीवन नहीं जिया जा सकता, ये इन्होंने बताया है। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है। बिना पानी बिना वायु का आदमी कैसे जिंदा रहेगा वहां पे, आप बताओ। बस यहाँ पर क्या है, इसकी सतह पर आपको पर्वत दिख जाएंगे, मैदान भी होगा, गड्ढे भी होंगे, और जो आप ये जो आप देखते हैं उस पर का जो जब चंद्रमा आप देखते हैं तो जो आपको दिखते हैं ना काले काले धब्बे से दिखाई देता है, यही होता है। तो चंद्रमा की सतह पर छाया ये बनाते हैं, ये पर्वत मैदान गड्ढे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, पूर्णिमा के दिन, है ना। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? हमने ग्रह पढ़ लिए, उपग्रह पढ़ लिए। अब ग्रह हमने तारा पढ़ लिया, सूर्य, ग्रह पढ़ लिया, उपग्रह पढ़ लिया। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पत्थर टाइप का, ये मिट्टी का ही होगा या कोई चट्टान होगी इसमें, ये क्षुद्र ग्रह है। क्या ये क्षुद्र ग्रह है? ये देखिए, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड की, असंख्य जो छोटे पिंड है ना, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। असंख्य पिंड जो होते हैं ग्रह उपग्रह के अलावा, है ना, और तारों के अलावा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, असंख्य होते हैं, गिनती नहीं इनकी पता। ये क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। और इन क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है, जो मैंने आपको दिखाया था।
मैंने कहा ना, ये आपकी क्षुद्र ग्रह की पट्टी मानी अंगूठे, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंगूठे हैं ये। ठीक है। तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया। वहां पर दिखा लिखा होगा क्षुद्र ग्रह पट्टिका, वही है। 1.2 जो उसमें है, उसमें आपको दिखाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने माना है कि जो क्षुद्र ग्रह आप जो देख रहे हैं ना, ग्रह की पट्टी बड़ी हुई है, ये ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट करके ये अलग हो गए, और अलग हो गए, और ये साथ साथ में घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते ये उनकी एक पट्टी बन गई, और उन पे बल भी काम कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है ना? और जिसका जैसा बल ज्यादा है, वैसे इनकी पट्टी बन गई है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी बनी हुई है ना? घूमते घूमते बन गई है, बल भी काम कर रहा है, हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर, देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने उल्का पिंड कहा है। ये भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, पर है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उल्का पिंड कहा गया है। तब उल्का पिंड की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की ही होती है। कभी कभी ये उल्का पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के नजदीक ऐसे आ जाते हैं कि ये लगता है ये पृथ्वी पर गिरने ही वाले हैं, लेकिन ये जल करके राख हो जाते हैं, है ना? लेकिन वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे जलेंगे तो क्या होगा? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होगा। घूमते घूमते आए, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आए, और जैसे फ्रैक्शन हुआ, घर्षण हुआ, जैसे गर्म पड़े और ये जलना स्टार्ट हुए, और उसका प्रकाश स्टार्ट हो गया, प्रकाश दिखाई देता है। क्या होता है? प्रकाश चमकदार उत्पन्न होता है इन उल्कापिंडों का। लेकिन इसके बाद भी कुछ उल्कापिंड आगे जमीन पर गिर जाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना, सर पूरा जलता नहीं है, उसके जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, तो धरातल पर क्या होता है? गड्ढा बन जाता है, यानी गड्ढे बन जाते हैं। अब देखिए, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ या दूसरे तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आपने जब रास्ता, अब हम आपको बताते हैं, जब एक बार मैं छत पर लेटा हुआ था, तो मुझे एक रास्ता दिख रही थी, धुंधली धुंधली सी, मतलब कई उसमें तारों का समूह दिख रहा था, छोटे छोटे तारे से, और लग रहा था जैसे कुछ लगी हुई है। एक रास्ता था। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जब युद्ध हो रहा था, तो यहाँ से इंद्र का हाथी गुजरा था, इंद्र देवता का हाथी गुजरा था, तो वो रास्ता है। तो आप वहां से कल्पना कर सकते हैं। वही है, क्या तारे, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में, तारे जब टिमटिमाते हैं ना, तो उस खुले आकाश में आप देखेंगे एक ओर से दूसरी ओर तक चौड़ी फैली रास्ता, आपने सफेद पट्टी आपने देखी होगी, सफेद पट्टी आपने देखी होगी। एक चमकदार रास्ते जो आपको दिखेगा, ये क्या है? ये लाखों तारों का समूह है। क्या है ये? उस लाखों तारे होते हैं, वो समूह होता है, कितने का? लाखों तारों का समूह होता है वो। जो क्या कहलाती है, जो ये पट्टी होती है ना, जब रास्ता दिखाई देती है जिसमें लाखों तारे होते हैं, वो क्या होती है? वो आपकी आकाश गंगा होती है, मिल्की वे होती है। क्या होती है? आकाश गंगा होती है वो। और हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है भाई साहब। ये थोड़ा सौर मंडल की जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया ना, उस आकाश गंगा का एक भाग है ना? प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ये मानते थे कि जो तो आपको जो रास्ता से दिख रहा है ना, सफेद सफेद पट्टी दिख रही है, ये नदी बह रही है ना? ये एक नदी बह रही है प्रकाश की, इसी के नाम पर इसका नाम आकाश गंगा, है ना, रखा है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। क्या? करोड़ों तारे होंगे उसमें, बादल होंगे और गैस भी होगी। करोड़ों तारे देखिए मिलकर बनी है आकाश गंगा। और आकाश गंगा का एक हिस्सा हमारा है सौर मंडल। देखिए इस प्रकार की लाखों, देखिए इस प्रकार की लाखों, इस प्रकार की लाखों
आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कई लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के, वो कई करोड़ों तारे और गैसें और धूल मिलकर के आकाश गंगा बनती है, और कई लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देख सकते हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना क्या है, अत्यधिक कठिन है। कितना बड़ा है पता नहीं, तो जानना कठिन। जानना क्या है, जाना ही नहीं गया अभी तक। कोई सही जवाब इसका, अभी इसका सर्चिंग चल रही है, खगोल शास्त्री इसको खोज रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जानना, कल्पना करना क्या है, कठिन है, अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में क्या है, जुटे हुए हैं, सर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक। अब देखेंगे, इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा है, कैसी, हमें नहीं पता ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम ये जानते हैं कि हम जो लोग हैं इसी ब्रह्मांड के क्या है, एक हिस्सा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ आप रह रहे हैं, कितनी बड़े ब्रह्मांड की बात हो रही है। छोटे से हिस्से पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, देखिए आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में से आपकी पृथ्वी, पृथ्वी आपकी एक जगह, आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अगर आप ये सीख जाएंगे ना, जान जाएंगे, तो आदमी थोड़ा कायदे में रहना सीख जाएगा ना, उसे अपनी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो आज की क्लास हमारी यही होती है, और इसमें थोड़ा दिया गया है आपके बारे में। तो यही मेरे कर दे, यही बता रहा हूँ। देखो, आपको क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं, ये आपके लिए है। आप पृथ्वी पर हैं, जो मैंने आपको बता दिया, तथा पृथ्वी सौरमंडल का क्या एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है, आप मैंने आपको अभी बता दिया। ये देखिए, ये आप लोग हैं यहाँ पर, पृथ्वी पर आप लोग रह रहे हैं, और ये पृथ्वी पर है जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, और सौरमंडल हमारे आकाशगंगा का हिस्सा है, और आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांड का हिस्सा है। समझ सकते हैं आप। तो ये हमारा अध्याय इतना आज का हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके संस्थान नंदिनी आईएएस के जो डायरेक्टर साहब हैं, का नाम है शक्ति सिंह सर। इनके माध्यम से आपके लिए लक्ष्य यूपीएससी 2025 में लॉन्च किया गया है। आपकी नींव को मजबूत करने के लिए आपको जो पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ाया जा रहा है पहले। और जब आप पढ़ लेंगे ना, और इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको कर ले जाते हैं, और करंट का साथ में चलते हैं ना, करंट को मिला करके पढ़ते हैं, तो आप जब 25 मई को जब एग्जाम देने जाएंगे ना, आप वहां से खुश होकर के लौटेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को यही विराम करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।